सर 70वीं मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं और जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं अब, तो सर उनके लिए आपकी तरफ से क्या टिप्स रहेगा सर? वो चीज़ें जो आप स्क्रीन पर देखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको रिप्रोड्यूस कर दूँगा, तो ये हो नहीं पाएगा। हमेशा बेटरमेंट के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्टिव जब टेस्ट होगा और परीक्षा जब जाँच करेंगे, तो आपकी कॉपी तुलनात्मक देखी जाएगी। अभी जैसे हाल में एक एग्ज़ाम होने वाला है एईडीओ का, जनवरी में एग्ज़ाम प्रस्तावित है। प्योर ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ओएमआर बेस्ड होगा। नमस्कार, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का बीपीएससी द्वारा आयोजित इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री सत्य प्रकाश शर्मा जी। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे बीपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन एवं उनके हित पे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। सर हाल ही में 70वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। लगभग 5400 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका परीक्षाफल अपेक्षित नहीं रहा है। तो सर ऐसे में दोनों ही वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? सबसे पहले तो मैं जो 70वीं मुख्य परीक्षा में जो सफल प्रतिभागी हुए हैं, उनको मैं शुभकामना देता हूं कि इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें। और जो सफल नहीं हुए हैं, उनकी भी प्रतिभा कम नहीं मानी जाएगी। उनके प्रयास में हो सकता है थोड़ी कमी रह गई होगी, तो उनको भी आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है और फिर अगले परीक्षा के लिए तैयारी में लग जाएं। अभी से तो ठीक रहेगा। सर 70वीं मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं और जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं अब, तो सर उनके लिए आपकी तरफ से क्या टिप्स रहेगा सर? पहले तो आप इंटरव्यू में भाग ले रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू फेस करने के लिए। और मैं समझता हूं कि इंटरव्यू बोर्ड में जितने भी मेंबर्स होते हैं, वैसा कोई सवाल नहीं पूछा जाता है जो आप असहज हो जाएं। तो सबसे पहले तो आत्मविश्वास बनाए रखें। जिस विषय पर आपने पढ़ाई की है, जिस विषय के बारे में आपको अच्छी जानकारी, उसको फिर से एक बार से फ्रेश कर लें। और खासकर करंट अफेयर्स जो आपके आसपास के माहौल में, देश में, विदेश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी घटनाएं घट रही है, उसके बारे में अवेयर रहें। क्योंकि अप्रत्याशित सवाल अगर पूछा जाए तो उसके लिए भी जवाब देने के लिए तैयार रहें। सर बिल्कुल। और सर कुछ दिनों पूर्व एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल जारी किया गया था सर। तो मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी सर, तो उनके लिए आपकी तरफ से कुछ मार्गदर्शन? देखिए, जो लोग 71वीं पीटी क्वालिफाई कर गए हैं, वो मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि वो उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी मेंस परीक्षा के लिए। मेंस परीक्षा सब्जेक्टिव होगा, बिल्कुल विवरणात्मक होगा, लिखने वाला परीक्षा होगा। तो इसमें मैं प्रतिभागियों से कहना चाहूँगा कि लिखने का प्रैक्टिस आप रखिए। बिना लिखने का प्रैक्टिस किए आप परीक्षा में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। बहुत चीज़ें जो आप स्क्रीन पर देखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको रिप्रोड्यूस कर दूंगा, तो ये हो नहीं पाएगा। तो यूज ऑलवेज पेन एंड पेपर। हमेशा सब्जेक्टिव चीज़ों में लिख कर प्रैक्टिस करते रहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप स्वयं आकलन कीजिए कि जिस सवाल का जवाब आप दे रहे हैं, अगर खुद आप इवेल्युएटर होते, परीक्षक होते, तो उसमें कितना नंबर देते। तो बच्चों के साथ, प्रतिभागियों के साथ यही प्रॉब्लम रहता है कि उनको लगता है कि बहुत अच्छा हमने लिखा है, लेकिन कभी कभी वो राइट आंसर नहीं होता है। उनकी संतुष्टि के लायक हो सकता है, लेकिन हमेशा बेटरमेंट के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्टिव जब टेस्ट होगा और परीक्षा जब जांच करेंगे, तो आपकी कॉपी तुलनात्मक देखी जाएगी। तो इसका हमेशा ध्यान रखिए। जैसे मैं एक छोटा सवाल है, मान लीजिए कि कोई औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता देश में क्यों है, इसका सवाल का जवाब अलग अलग तरह से दिया जा सकता है। हर स्टूडेंट अपने तरह से इसका जवाब देगा, लेकिन आप राइट आंसर जो होगा, कई बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली एक बार रिफ्रेश होने के बाद लगेगा कि यही सही आंसर है। तो मेरिट हमेशा तुलनात्मक देखा जाएगा, इसलिए हमेशा लिखने का प्रैक्टिस रखिए, नंबर 1। नंबर 2, भाषाई शुद्धता का हमेशा ध्यान रखें। जैसे मेंस परीक्षा होगी, उसमें एक निबंध का भी पेपर होगा। अगर आप अंग्रेजी में लिखते हैं या हिंदी में, कोई भी भाषा आप ऑप्ट करते हैं, तो उसमें ध्यान रखिए निबंध की भाषा हमेशा आर्गुमेंटेटिव और लॉजिकल होना चाहिए। आपकी व्यक्तिगत विशेष प्रतिभा इसमें दिखती है। तो इसमें कई बार देखा जाता है कि जो परीक्षार्थी भाग लेते हैं, उन भाषाई शुद्धता पर ध्यान रखते नहीं है। बहुत कुछ लिखने के बाद अगर ग्रामेटिकली बहुत एरर है, व्याकरण संबंधी शुद्धता नहीं है,
तो काफ़ी दिक्कत होगा, नंबर उनको उतना मिल नहीं पाएगा। तो आप आर्गुमेंट दें, आप जो भी तर्क देते हैं उस पर तो ध्यान रखें ही रखें, भाषाई शुद्धता पर ज़रूर ध्यान रखें। बिल्कुल, भाषाई शुद्धता पे ध्यान रखें। सर, हमारा अगला सवाल ये होगा कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते समय अभ्यर्थियों को किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? इसमें मैं बड़ा क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी आयोग की परीक्षा 2 तरह की होती है, एक ओएमआर बेस्ड होती है और एक सब्जेक्टिव होती है। अभी जैसे हाल में एक एग्जाम होने वाला है एडीओ का, जनवरी में एग्जाम प्रस्तावित है। प्योर ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ओएमआर बेस्ड होगा। हम लोगों ने स्कैनिंग के टाइम पर और जांच के क्रम में देखा है कि ओएमआर बेस्ड एग्जाम में 4 ऑप्शन रखते हैं, ABCD ऑप्शन है। इसकी तैयारी करते समय हमेशा ध्यान रखिए कि खासकर आंसर कर रहे हैं, बुकलेट आपके सामने है, जब आप आंसर देना चाहते हैं तो ABCD 4 ऑप्शन में कोई भी आंसर अगर सही है, उसी सही आंसर को सर्कल को कलर करिए। देखा गया है कई बार कि कोई स्टूडेंट ए पर अपना पेन रख दिया, बॉल पेन होता है, और सोचने लगा, बाद में लगा कि सी आंसर करेक्ट है। रियली सी इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन को उसने कलर भी किया, लेकिन वो भूल जाता है कि ए को भी उन्होंने टच कर दिया था। तो नॉर्मली स्कैनिंग के टाइम पे मशीन इतना सेंसिटिव होता है कि उनका मल्टीपल रीड कर लेता है। तो दिक्कत यहाँ पर होती है कि अगर सी आंसर सही होने के बावजूद भी आपका नंबर 0 हो गया, तो मैं सभी प्रतिभागियों से ये कहना चाहूँगा कि जब भी आंसर दें तो कॉन्फिडेंट हो जाए, जो करेक्ट आंसर है उसी आंसर पर मार्क लगाएं। भूल से भी सोचते समय ABCD 4 ऑप्शन में किसी ऑप्शन पर डॉट पेन न लगाएं। बहुत परीक्षार्थी गलती कर देते हैं और हम लोग बार बार कहते रहते हैं कि इनका ध्यान रखा जाए, और जो OMR जो होता है उसके पीछे डायरेक्शंस में भी चीज़ लिखा रहता है, उनका भी ध्यान से हमको पढ़ना चाहिए। तो नॉर्मली यहीं पर कभी कभी गलती कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि छात्र इस बात को समझेंगे। और एक दूसरा इसमें है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ विषयों में, जैसे आप सोशियोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ऐसे विषयों में कभी कभी बी और सी आंसर या ए और बी आंसर भी आपको बिल्कुल आसपास दिखेगा। हो सकता है उसका ए आंसर करेक्ट हो, बी आंसर भी करेक्ट हो सकता है, बट विच इज द बेस्ट ऑप्शन, इसका हमेशा ध्यान रखिए। कई बार छात्र जब प्रोविजनल आंसर अपलोड होता है तो शिकायत करते हैं कि सर हमारा आंसर सी था, सी करेक्ट था। करेक्ट भी हो सकता है, बट डी इज द बेस्ट ऑप्शन, डी भी आंसर था। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर 2 आंसर आसपास आपको दिखे तो जो बेस्ट ऑप्शन है उसी को सेलेक्ट कीजिए, इसका जरूर ध्यान रखिए। वर्तमान समय में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में विद्यालय, कोचिंग संस्थान एवं शिक्षण संस्थान की क्या भूमिका रहती है? दोनों इंस्टीट्यूशन अलग अलग रोल निभाता है आपके डेवलपमेंट में, आपके प्रगति में। जिस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं वो आपके पर्सनालिटी को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जिम्मेवार है। वहाँ पर आपका पूरा पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, बहुत सारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी चलती रहती है। तो उसमें अगर आप भाग लेते हैं तो एक लीडरशिप क्वालिटी आप में डेवलप आपका कॉलेज और स्कूल ही करेगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट उनका टारगेट ओरिएंटेड चीज़ें होती है, जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके विषय में बताया जाएगा। लेकिन कॉलेज में किसी विषय को लेकर या किसी परीक्षा, पर्टिकुलर परीक्षा के लेकर तैयारी कराई नहीं जाती है। तो दोनों का रोल अलग अलग है। जिस कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं आप देखिएगा, हम लोग भी कॉलेज स्कूल से निकले हैं, तो बहुत डिफरेंट टाइप का क्विज, डिस्कशन, बहुत सारी चीज़ें होती है एक्स्ट्रा करिकुलर, उसमें भाग लेने का मौका मिलेगा आपको। और लाइफ में आपको आगे बढ़ने में बहुत बड़ा रोल निभाता है आपका इंस्टीट्यूशन, कॉलेज और स्कूल। तो दोनों अलग अलग रोल है दोनों का, तो किसी को आप अवॉइड नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई को कहीं मिस मत कीजिए। सर, आजकल अभ्यर्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही कड़े मुकाबले से गुजरना पड़ता है सर, तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सवाल बड़ा व्यवहारिक तो है, कठिन भी है। जैसे देखिए, कोई भी परीक्षा में सरकार द्वारा जो सीटें आती है, अधियाचना आती है, वो तो लिमिटेड रहती है और कंपटीशन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होगी। तो स्वाभाविक है कि कंपटीशन जब बड़ा होगा तो आपको बहुत कड़े मुकाबले से गुजरना होगा, और इसमें आप लाइटली लेंगे तो परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। आपको पढ़ाई का रेंज बड़ा करना होगा, और हमेशा ध्यान रखिए कि लिमिटेड पढ़ाई पर कोई सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। जिस विषय की परीक्षा, जिस पद के लिए परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए विषय निर्धारित है, उन विषयों की पढ़ाई का रेंज को हमेशा बड़ा रखिए। जब भी बड़ा सर्किल होगा तो कोई सवाल ऐसा टीचर नहीं पूछते हैं जो आपके रेंज के अंदर नहीं होगा। पढ़ाई की
एरिया कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि सिलेबस के बाहर हो गया, ये हमने कभी देखा नहीं। ऐसा नहीं कि आपके सामने से नहीं गुजरता है। आप पढ़ाई का रेंज बड़ा रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो कड़ा मुकाबला वहीं पर होता है कि पढ़ाई का किसी ने रेंज बहुत बड़ा कर दिया तो सफलता की गारंटी खुद लेता है स्टूडेंट। सफलता की गारंटी खुद लेता है स्टूडेंट। सर, बहुत अच्छी बात कही। सर, एक सवाल है हमारा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भाग लेते हैं। तो सर, आपकी तरफ से वैसे अभ्यर्थियों के लिए क्या संदेश रहेगा? पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थी किसी से कम नहीं रहते हैं। मैं खुद ग्रामीण क्षेत्र से आया हूं और कभी कभी लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी रहती है। हालांकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, एक्सेस हो गया है, गांव तक लोग चीज़ों को समझने लगे हैं। लेकिन जिज्ञासा गांव वालों का कम नहीं रहता है, काफ़ी जिज्ञासु लोग होते हैं। ऐसा नहीं है, संसाधनों की कमी ज़रूर है, लेकिन सही मार्गदर्शन उनको मिले तो वो कमाल करेंगे लोग। और ऐसा नहीं है, बहुत ग्रामीण प्रतिभा को हमने देखा है कि बड़े पदों पर पहुँचे लोग उस कड़े संघर्ष के बीच से निकलकर। तमाम असुविधाएँ रही उनके जीवन में, लेकिन सफलता की अंतिम शिखर तक पहुँचे। और एक पुराना हमने स्कूल डेज में पढ़ा था कि जितनी मोतियाँ छिपी हैं सागर की तलहट्टी में, उतनी ही प्रतिभाएँ छिपी होती हैं ग्रामीणों की बस्ती में। तो उनको कभी कम मत आँकिए, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाएँ भरी हुई हैं। सर, अंत में जाते-जाते एक व्यक्तिगत सवाल है सर, कि आपके एजुकेशनल प्रोफाइल से पता चलता है कि आपने मैथमेटिक्स विषय से पोस्ट ग्रेजुएट किया है और आपका सर हिंदी साहित्य की कहानियों एवं कविताओं में सर इतनी रुचि सर कैसे विकसित हुई? ये तो बड़ा अजीब तरह का सवाल है। देखिए, विज्ञान और साहित्य का संबंध रहा है, ऐसा नहीं है। मैं ज़रूर पोस्ट ग्रेजुएट मैथमेटिक्स का हूँ, लेकिन हमारे बहुत सारे मित्र हिंदी के, साइकोलॉजी के, सोशियोलॉजी के भी रहे हैं। मैं सबसे कनेक्ट भी रहता हूँ। आज भले ही मैं इतनी सरकारी सेवा की लंबी अवधि गुजर गई है, लेकिन मैं आज भी स्कूल डेज के जो हमारे मित्र हैं, उनसे भी जुड़ा हुआ हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि साहित्य से अगर आपका रुचि है, लगाव रखते हैं, तो आपको संवेदनशील बनाने में बहुत रोल निभाता है, नंबर 1। नंबर 2, साहित्य से ही एक सकारात्मक नज़रिया आपके अंदर डेवलप होगा, जो प्रशासन में काम करने में बहुत काम आएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं, तो किसी तरह की समस्या अगर आएगी, तो आप स्वयं सोल्व कर सकते हैं। और हमेशा कहते हैं ना कि हाउ टू हैंडल फेलियर्स, ये सीखना ज़रूरी है। तो साहित्य आपको मजबूत बनाता है और आपके व्यक्तित्व में क्लैरिटी लाता है। सकारात्मक नज़रिया के साथ-साथ आपको क्लैरिटी भी लाएगा लाइफ में, तो जीने का आनंद बहुत है। तो ये ज़रूरी है कि साहित्य से अपने आप को जोड़े रखिए और कविता, कहानियों का आनंद भी लेते रहिए। और जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो एक प्रोफ़ेसर सर ने बताया था कि जब कभी आप नॉवेल पढ़ते हैं, कोई उपन्यास पढ़ते हैं, तो जो आपके पसंद का कैरेक्टर उसमें है, अपने आप को उस कैरेक्टर से जोड़ दीजिए। तो जब तक कहानी चलेगी, कहानी आपके साथ-साथ चलेगी। जब कहानी का एंड होगा, तो आपकी पूरी स्टोरी आपके ब्रेन में रहेगी। ये हमने देखा था और महसूस भी किया है हमने। और एक चीज़ आपने पूछा कड़े मुकाबले की बात, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो भी हमारे प्रतिभागी हमारे साथ हैं, उनको मैं बता देता हूँ कि कंपटीशन में आप हैं, प्रतियोगिता में हैं। प्रतियोगिता अपने आप में एक टफ सवाल है, तो बहुत सारे कड़े मुकाबले से गुजरना होगा। और जो भी असफल हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन की हिस्से की लड़ाई खुद लड़ी है। और हमारे यहाँ एक पुराना क्योट भी है कि अपो दीपो भव, जब चारों ओर अंधकार दिखे तो स्वयं प्रकाश बनिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। आत्मविश्वास बहुत बड़ी ताकत है। जो लोग परीक्षा में सफल नहीं हुए, इसका ये मतलब नहीं कि परमानेंटली असफल हो गया, वो फिर से अब सफलता की गारंटी लिखेंगे। मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ। और एक कहा जाता है कि अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है, और समय के शिलालेख पर खुद ही खुद को गढ़ना पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो लोग सफल हुए हैं, उन्होंने बहुत कड़े मुकाबले से अपनी जंग जीती है। और कहते हैं कि बिना परिश्रम के ज़िंदगी में कुछ मिलता नहीं है। बहुत पुरानी एक दोहा है, 2 लाइन का एक कथ्य है कि बिना परिश्रम के यदि कामयाबी मिलती, तो हर शख्स कामयाब होता। तो फिर नहीं होती किसी की प्रतिभा की कद्र, और न ही कोई इंसान लाजवाब होता है। तो लाजवाब इंसान होने के लिए आपको कड़े मुकाबले से गुजरना पड़ेगा, इसका हमेशा ध्यान रखिए। और परीक्षा क्या है, ज़िंदगी में सफल होने के लिए भी आपको कड़ा मुकाबला से गुजरना पड़ता है। थैंक यू। और कोई सवाल है तो बताइए। नहीं सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त हमें दिया।
आशा करती हूँ कि आपकी मोटिवेशनल बात और आपका जो मार्गदर्शन है अभ्यर्थियों को काफ़ी मदद करेगी। और सर, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत बहुत आभार। आशा करती हूँ हमारा यह पॉडकास्ट आपके लिए मददगार होगा। धन्यवाद।